Hi everyone, welcome back to Static Q. So today we have a very special person with us, Sri Ravi Kalra, the founder of the Earth Saviors Foundation, which is an internationally recognized NGO situated in Gurugram, India. Ravi Kalra ji is a well-known Karma Yogi, social activist and an environmentalist who dedicated all his hard-earned money for public welfare. This is the website of the Earth Savior Foundation. You may use it for further reference. We will put the link in the description box as well. हेलो। Yeah. Good afternoon, sir. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? Yes. हाँ जी. जी, नाइस। So we recently got to know that you were COVID positive, so we hope that you are fine now. नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, यस। Oh, that's wonderful, sir. So, I'm Samishta Jindal. And I am Vidhi Rao. We are the students of class नाइस टू नो। 8th, DPS grade to Noida, and we are preparing an English e-magazine. ओके। So we had seen your episode on KBC and we were inspired by your dedication towards the social service. वेरी नाइस। So we want बहुत to खुशी हुई। know more about your NGO and bring it out in our magazine. ठीक है, ग्रेट। So तो where did you get the inspiration to start the NGO from? ओह गॉड, आपने पहला क्वेश्चन ही इतना टफ पूछ लिया, क्योंकि सच बात ये है कि इंस्पिरेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने आज तक ऐसी सेवा कहीं देखी नहीं, सुनी नहीं, किसी ने बताई भी नहीं और मेरे सामने कोई एग्जाम्पल भी नहीं था। और मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं अपना जीवन सेवा में समर्पित कर पाऊँगा। और मैं इतना खुश हूँ कि भगवान जी ने, सो कॉल्ड नेचुरल फोर्सेस ने मुझे ऐसी हिम्मत दी और मुझे इस रास्ते पे डाला कि मैं बेसहारा लोग, जीव-जंतुओं और पर्यावरण की निस्वार्थ सेवा कर पा रहा हूँ। तो मैं राउंड द क्लॉक 24 आवर्स सेवा करता हूँ और बेसहारा लोगों को सड़कों से ढूँढता हूँ और उनको रहना, खाना, दवा फ्री देता हूँ। सन 2007 में बनी थी और ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी है और इसकी जो अनाथ आश्रम है, जो रेस्क्यू होम भी बोल सकते हैं आप, शेल्टर होम भी बोल सकते हैं, वो गुड़गाँव के अंदर है। जिला गुरुग्राम में एक विलेज है बंदवाड़ी गाँव, वहाँ पर। तो अभी हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं, दोनों में कोई 750 लोग परमानेंट रहते हैं। उनको हम हमारी ड्यूटीज़ होती हैं जब किसी को रेस्क्यू करके लाते हैं, तो उनको खाना देना, दवा देना, हॉस्पिटल ले जाना, काउंसलिंग करना, उनकी फैमिलीज़ ढूँढ के उनको यूनाइट कराना। सड़कों से बहुत पढ़े-लिखे लोग मिलते हैं। जैसे एक सर मिले, 2 साल से सड़क पे घूम रहे थे, उनको लेके आए हम तो पता लगा रिटायर्ड जज हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों ने उनके पैसे प्रॉपर्टी छीन के उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया था। और वो सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे। एंड ही सर्व्ड एज़ एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उनसे कोई मिलने भी नहीं आता, अब तो उनकी डेथ हो गई। ऐसी सड़कों से आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर्स, एनआरआईज़, ग्रेजुएट्स, एमकॉम, एमबीएस, कई बार आप देखते हो कि रोड पे कोई खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है कचरे में, बड़े-बड़े बाल हैं, बड़े नाखून हैं, तो ऐसे लगता है कि भिखारी होगा। बात करो तो पता लगता है ये तो इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे से भी अच्छी फैमिली से हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों को हमें ओवर इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनको जीने का सहारा देना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी वर्क राउंड द क्लॉक, सेल्फलेसली, टायरलेसली एंड फियरलेसली। Yes, sir, that's very nice. लेकिन सर जी, इतने सारे लोग हैं, आप इन सबके एक्सपेंसेस, उनका खर्चा कैसे मैनेज करते हैं? एक्सपेंसेस में तो हमारी जान निकल जाती है, क्योंकि रोज़ का खर्चा लाखों में है और गवर्नमेंट तो कभी मदद करती नहीं है और फ़ॉरेन से हेल्प लेने का हमारे पास लाइसेंस नहीं है। और जिन लोगों को हम सेवाएँ देते हैं, एडमिशन्स देते हैं, जो 24 आवर्स खुला रहता है, वहाँ कोई धर्म-जात का भेदभाव नहीं होता, कोई पैसे नहीं लिए जाते, कोई रिलिजन बैकग्राउंड नहीं होता, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है, कोई कास्ट, जेंडर नहीं होता। तो इसलिए उनसे पैसे तो लेते नहीं, लेकिन सुविधाएँ तो पूरी देनी पड़ती हैं, तो फंड्स में तो बहुत दिक्कत होती है, बट भगवान की दया है, कुछ लोग धीरे-धीरे जुड़ गए, किसी ने ₹500 महीना बाँध दिया, किसी ने 2000, किसी ने 5000। कोविड में तो और भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि
जो लोग हमारे यहाँ रहते हैं मैक्सिमम बेड रिडन है, डेथ बेड के ऊपर हैं, कोमा में हैं, मेंटल डिज़ीज़ है जिनको, रेप विक्टिम गर्ल्स हैं, अब्यूज़्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, 5-5 साल से दीवारें ही देख रही हैं और उनको अपने हाइजीन के बारे में भी नहीं पता और उनसे कोई मिलने भी नहीं आता। तो और कोविड में बहुत डर बना हुआ है कि वहाँ पे फैल ना जाए क्योंकि लोग अपनी केयर नहीं कर सकते। Yes, sir. तो और हमारे ऊपर समाज का भी बहुत प्रेशर है। आए दिन फ़ोन आ जाते हैं कि किसी के फादर की डेथ हो गई है और डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। फिर हम अपनी एम्बुलेंसेज़ और रेस्क्यू टीम्स भेजते हैं। फिर एवरीडे 30 टू 40 डेड बॉडीज़ को क्रीमेट करते हैं, कोविड डेड बॉडीज़ को, जो पुलिस देती है हमें मॉर्चरीज़ से और हॉस्पिटल से हम रिलीज़ कराते हैं ऐसी डेड बॉडीज़ को, फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और गुड़गाँव के अंदर बहुत सारे क्रीमेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर वो लकड़ी खत्म हो गई है, तो हम आस-पास के गाँव से लकड़ी और काऊ डंग खरीद के और वहाँ पर फ्री सप्लाई करते हैं क्रीमेशन सेंटर्स में। और हमने अपनी संस्था के 2 वार्ड को कोविड पेशेंट्स के लिए भी डेज़िग्नेट कर दिए ताकि वो वहाँ फ्री रह सकें और उनको हेल्प हो जाए। जो पुअर लोग हैं जिनको क्वारंटाइन के ऑर्डर हो गए लेकिन उनके पास जगह ही नहीं है रहने के लिए, so they can live us with us for free. So that's how we are trying to justify small services. तो सर इस फाउंडेशन में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई वेबसाइट या कुछ? वैसे तो हमें वॉलंटियर्स की बहुत नीड होती है बट ये राइट टाइम नहीं है वहाँ फिज़िकली आके वॉलंटरी सर्विसेज़ देने का। बट अब हमें अनाज की बहुत ज़रूरत होती है, आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, कुकिंग ऑयल क्योंकि खाना तो सबको देना ही है। तो हमें अनाज दान में मिल जाए, टॉयलेटरीज़ मिल जाएँ, फिर मेडिसिन्स मिल जाएँ, तो ऐसी चीज़ों की नीड है वहाँ पर। सर हम ये कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं अगर हम आपको भेजना चाहें तो? जैसे आप कलेक्शन कर लें और हम गाड़ी भेज देंगे, हमारे पास गाड़ी है। सर आपने टाइकोंडो की इतनी टफ ट्रेनिंग की है, प्रेस्टिजियस लेवल ऑफ 4th डैन बेल्ट अचीव किया है, उसके बाद मतलब आपने अपनी सारी अर्निंग सब कुछ इस फाउंडेशन में लगा दिया, तो हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू दिस, हाउ वाज देयर रिएक्शन? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 1986 से ट्रैवल कर रहा हूँ और पर 48 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ और पहले मैं अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनर था, पुलिस बटालियंस और आर्म्ड फोर्सेस को मार्शल आर्ट्स ट्रेन करता था और फिर मैंने यूएस आर्मी के साथ वॉर ज़ोन में काम किया, इराक और अफ़गानिस्तान में। उस टाइम मैंने बहुत पैसे कमाए। जब अमीर हो गया तो दुखी हो गया कि मैंने सेवा तो की नहीं गरीबों के लिए, तो भगवान जी को क्या जवाब देंगे? मुझे मालूम था जब एक दिन गॉड के पास जाएँगे वहाँ पर पैसे का हिसाब या पढ़ाई-लिखाई का हिसाब नहीं देना है, वहाँ तो कर्मों का हिसाब देना होगा, कि जो बेचारे गरीब सड़कों पे मरते हैं, कूड़े में पड़े रहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, हमने उनकी क्या सेवा की? ईश्वर ये थोड़ी ना पूछेंगे तुमने क्या डिप्लोमा किया या पीएचडी की? अगर इतनी पढ़ाई की और सेवा नहीं की तो बेकार है पढ़ाई-लिखाई। पढ़ाई-लिखाई तो वैल्यू एडिशन थी, अब सबके पास एडिशन तो हो गया, वैल्यूज़ गायब हो गई। तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए और मैं तो लोगों को गाइड भी करता हूँ कि कम पढ़ाई-लिखाई से भी आप बहुत अच्छे समाज के काम कर सकते हो। जैसे गरीब बच्चों को भीख माँगने से बचाना और ऑक्सीजन जैसी बड़ी समस्या है, हमारे वातावरण में है ही नहीं। जो हम इन्हेल करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे हमारा इम्यूनिटी लेवल गिरता जा रहा है और जगह-जगह स्टिंकिंग स्मेल, अनट्रीटेड वेस्ट कोई हमारी कंट्री में कुछ भी गंद बेचता है, कोई कुछ भी गंद खाता है, नकली खोया, नकली पनीर और सिंथेटिक मिल्क और नकली घी, नकली पेट्रोल, नैप्था और केरोसिन ऑयल मिला के पेट्रोल बिकता है, तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ाई-लिखाई का, जब आपने मानवता के लिए कुछ किया ही नहीं हमारी कंट्री के लिए। क्योंकि हम सब लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए हमारी रेटिंग बहुत पुअर है। मेडिकली तो अप्रूव हो ही चुका है कि हम कितने ज़्यादा शर्मनाक स्थिति है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स गायब हो गए, दवाइयाँ महँगी हो गई और हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे और पेशेंट मर रहे हैं। सो इससे बहुत दुःख लगता है कि इतनी पढ़ाई-लिखाई होने पर भी हमने अपने देश का नाश कर दिया और हम सब इतने अच्छे हैं, गॉड ने हमें अच्छे परिवार दिए हैं, एजुकेशन दिया है, तो हमें उसको अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। तो हम
अच्छा काम कर पाएँगे। आई विश मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ पाता, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, भगवान जी को धन्यवाद बोलता हूँ कि मैं कम पढ़ा लेकिन फिर भी मैं कुछ कर तो रहा हूँ ना। Yes. जैसे कि 16,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया और एक विलेज को मैंने सोलर विलेज बना दिया। वो विश्व का पहला एलईडी सोलर लाइट विलेज है। वहाँ पे हर गरीब के घर में लाइट, हर चौपाल, गौशाला, पाठशाला, अंधेरी गलियाँ, सूखे कुएँ, जंगल का इलाका, सब के यहाँ सोलर लगा दिया। अब किसी गरीब को वहाँ दिक्कत नहीं होती है। सर कहाँ सो आई एम पे है वेरी ये हैप्पी। विलेज? ये बंदवाड़ी विलेज में गुड़गाँव के अंदर है। और जब हम उस विलेज में आए थे तो 30% घरों में टॉयलेट बाथरूम नहीं थे। लोग ओपन में यूरिन स्टूल जाते थे, तो हमने हर घर में टॉयलेट बाथरूम भी बनवा दिए। Okay, sir, that's nice. And sir, one of your greatest achievement includes the No Honk mission. And now with your या continued efforts, 1st January has been declared as the No Honking Day. So how do you feel या about that? वो तो मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैं जिस भी सिविलाइज़्ड कंट्री में गया, वो हॉर्न बजते ही नहीं है। वहाँ तो हॉर्न को गौली गाली की तरह लिया जाता है, बट हमारी कंट्री में इतने हॉर्न बजाते हैं और कि उससे चिड़चिड़ापन आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते और काम में भी मन नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि एनआरआईज़ हमारी कंट्री में इन्वेस्टर्स आना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि हमें काम करना चाहिए, तो मैंने गाड़ियों के बम्पर पर स्टिकर्स लगाने शुरू किए, अपनी हार्ड अर्न मनी से और लाखों गाड़ियों के पीछे लगा दिए। और मैंने एनजीटी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट्स, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज़, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली कि इस प्रॉब्लम को दूर करो। दिल्ली का 40% नॉइज़ पॉल्यूशन कम कराया क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के दिनों में डीटीसी बसेस प्रेशर हॉर्न बजाती थी, तो मैंने प्रेशर हॉर्न्स निकलवा कर लो डेंसिटी के हॉर्न लगवाए। तो ऐसे लोगों को एजुकेट किया तो बट ये एंडलेस मिशन है और नेवर एंडिंग मिशन है, अभी बहुत काम करना बाकी है क्योंकि हमारी कंट्री में लोग बहुत ढीठ हैं, वो मानते ही नहीं है, वो हॉर्न से बाज नहीं आते हैं, खूब हॉर्न बजाते हैं और हमारी कंट्री के एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते रहते हैं। बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। Okay, sir. Even you got infected from COVID, and so many people are like living together at one place. और गवर्नमेंट तो अभी 4 लोगों को भी एक साथ खड़े होने से लाइक डिसअलाउ कर रही है, तो आप इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करते हैं कि वो इन्फेक्टेड ना हो, या कोई भी एक इन्फेक्टेड हो जाएगा तो सबके लिए खतरा है, तो वो आप कैसे मैनेज एक्चुअली करते हैं? फैक्ट तो ये है कि मेरी मजबूरी है क्योंकि हेल्प नहीं है, गम हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहे और यहाँ इतने ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनकी सेवा तो करना ही है। सो इट्स लाइक ए डेथ मिशन फॉर मी। आई डोंट थिंक ऑफ मी, बट मुझे पूरा विश्वास है कि नेचुरल फोर्सेस होती हैं। कोई इस पूरी मदर अर्थ को बनाने के पीछे कोई यूनिवर्सल पावर्स हैं और यूनिवर्सल पावर्स में बहुत पॉजिटिविटी होती है। आपकी ऑरा भी पॉजिटिविटी आती है, दुःख दर्द भी दूर होते हैं, हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है, आपके दुश्मन भी दूर भाग जाते हैं और यही फोर्सेस हमारी लाइफ को कंप्लीट करती हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट और कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर आप निस्वार्थ भावना से किसी को सहारा देंगे, आपको कभी कुछ नहीं होएगा। यस सर। तो सर अब जैसे काफी जगह पे लॉकडाउन लग रहा है, तो लॉकडाउन आपको अफेक्ट करता होगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उनका खाना पीना। बहुत। पहले तो लोग आते थे तो हेल्प भी आ जाती थी, अब कोई आता ही नहीं है, इसलिए हेल्प नहीं आ रही है और रोज़ का खर्चा लाखों में है, हमारी जान निकल जाती है। बट समहाउ चल रहा है, बट बहुत मुश्किल है, तो कोशिश कर रहे हैं सबको बचाने के लिए। बट फिर भी कोई बात नहीं, हम डटे हुए हैं, आने वाले 10 जन्मों तक पीछे नहीं हटेंगे। एंड सर लाइक हमने नेट पे भी बहुत पढ़ा है कि आपने, एक स्टोरी है कि आपने एक बच्चे और एक डॉग को एक साथ खाते हुए देखा था, तो उस स्टोरी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी, तब मैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम्फर्ट ज़ोन में आ चुका था और सारा दिन गोल्फ खेलना, मर्सिडीज़ में जाना, लेकिन अंदर से बहुत रोता था, भगवान को देख के कहता था कि कोई सड़क पे कूड़ा खा रहा है। मैं अपनी पिटाई करता था कि मैं इनके लिए मदद क्यों नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता था मेरा जीवन व्यर्थ है, मैंने तो सिर्फ़ पैसे ही कमाए हैं। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का जब एक भाई और वो भी मानव बिना कपड़े के घूम रहा है, कूड़ा खा रहा है। और मैं ईश्वर से बोलता था, भगवान मुझे भी हिम्मत दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आपके लोगों की हेल्प कर सकूँ।
तभी दिल्ली में कहीं जा रहा था और एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को एक साथ कचरा खाते देख लिया। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी औकात देख ली कि मैं क्या हूँ? मैं तो कुत्ते से भी बुरा हूँ। कुत्ता मदद कर रहा है, बच्चे को खाना खिला रहा है सड़क पे कूड़े में से और मैं इतना सब कुछ होने पे भी मैंने इंसान के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं बहुत दुखी हो गया। फिर मैंने उस बच्चे की मदद की और उसके पेरेंट्स झुग्गी में रहते थे, खूब सारे पैसे दिए और उनसे प्रॉमिस लिया कि वो इसको पढ़ाएँगे अच्छे से और इसकी सेवा करेंगे, इसको कूड़े में नहीं जाने देंगे, इसको रैग पैकर नहीं बनाएँगे। फिर मैं सीधा शमशान घाट गया और जलती चिता से राख उठाकर अपने मुँह पर मल ली और स्ट्रॉन्ग प्लेज ले लिया कि मैं अपने जीवन सेवा में ही दूँगा और सड़कों से लोगों को ढूँढूँगा, उनको सहारा दूँगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ अच्छा काम कर पा रहा हूँ समाज के लिए। तो ये सिर्फ़ एक ड्रॉप इन दी ओशन है बट एट लीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ ना। कुछ नहीं करने से तो अच्छा है। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है एनजीओ को लेकर? फ्यूचर आगे क्या? प्लान पे काम शुरू हो चुका है। फ्यूचर प्लान ये है कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू होम बनाना चाहता हूँ। उसमें मेरी एक और ज़मीन पड़ी थी गुड़गाँव में, वो भी सेवा में डोनेट कर दी। वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, वहाँ डिफरेंट वार्ड्स बन रहे हैं, लॉन्ग स्टे बैरक्स। तो वहाँ पे 2000 अबैंडन्ड सीनियर सिटीज़न्स एंड होमलेस मेंटली डिसेबल लोग फ्री रह सकते हैं। So we are working on it and admissions have already started. There are 450 people have been already admitted in there. But in coming 6 months time, we are expecting 2000 और जब 2000 लोग हो जाएंगे then it's going to be proven world's ever biggest rescue home for abandoned and disabled people. एंड सर जैसे अभी गवर्नमेंट मास्क ना पहनने वालों पे फाइन लगा रही है एंड 18+ के जितने भी लोग हैं उनको सबको फर्स्ट डोज सेकेंड डोज वैक्सीन लग रही है, तो मतलब वैक्सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये पूरी कोविड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो गारंटीड है कि ये बीमारी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही थी या है जैसे कि डेंगू होता है या मलेरिया होता है। वो हमारे समाज ये भी अब हमेशा के लिए रहेगी, ये कभी जाएगी नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत डर बना दिया गया है। इतने डर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा लोग तो मेडिसिन्स के अभाव से, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के अभाव से और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने के अभाव से मर रहे हैं और डर से मर रहे हैं। उनके मन में फ़ोबिया हो गया है। तो अगर आप डरो नहीं, अपने काम में मन लगाते रहो, एक्सरसाइज़ करो, कम अच्छा खाओ, लिक्विड ज़्यादा लो, गरम लो और अपनी बॉडी को क्लीन रखो, तो आपको कभी ये बीमारी नहीं होएगी। बट डरना नहीं चाहिए। मैक्सिमम लोग तो सुविधाओं के अभाव से मर रहे हैं। तो और जो जहाँ तक मास्क की बात है, खाली मास्क से ही बीमारी से बचना नहीं था, इसके लिए तो सोशल डिस्टेंस भी चाहिए था, वो तो कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आई थिंक हमारे समाज में डर ज़्यादा बैठ गया है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना बना दिया गया है। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती, तो लाखों लोग सड़कों पे मर जाते, लाखों कहाँ मर रहे हैं और इससे ज़्यादा तो वैसे ही मर जाते थे, नॉर्मल रूटीन में, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम, लीवर, अस्थमा, टीबी, कैंसर, वो कहाँ चली गई? अब कोई भी बीमारी नहीं है। अब तो डॉक्टर लोग चिपका रहे हैं सबको, जिसको बेचारे को बुखार है, उसको भी चल बेटा तू भी कोविड का मरीज है, डराने में लगे हुए हैं। तो हमारी कंट्री से भय हटाना भी बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों के ब्रेन हाईजैक किए जा रहे हैं। फॉर श्योर कुछ ऐसे लोग हैं, जो हमें इस नेगेटिविटी की तरफ खींच रहे हैं। आई थिंक अगर हम पॉज़िटिविटी की तरफ जाएँगे, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होएगी। काम में मन लगाना चाहिए। सब लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं घर में। डिप्रेशन के मरीज होते जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के मरीज होते जा रहे हैं, मोटी-मोटी आँखें हो रही हैं, पीठ पे हिंच निकलनी शुरू हो गई है, लेथार्जिक हो गए हैं। एक्सरसाइज़ करो, काम में मन लगाओ, कमाई की तरफ ध्यान दो और अपने बिज़नेस को रिवाइव करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बीमारी भाग जाएगी डर के मारे। यस सर, वी शुड होप। गवर्नमेंट ने कभी आपको हेल्प करी है एनजीओ चलाने के लिए? कुछ किसमें? डोनेशन गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प हेल्प करी? हेल्प तो नहीं की है कभी फाइनेंशियली, लेकिन उनकी बहुत पॉज़िटिविटी है। पहले-पहले तो बहुत नेगेटिव में लेते थे, बोलते थे ये कोई सेवा नहीं है, किडनी रैकेट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, लैंड ग्रैबिंग है। फिर बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से लिया, बहुत सारे अवार्ड्स दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया, अमिताभ बच्चन जी ने बुलाया यस। और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर एज़ ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया। एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज़ भी जुड़ गए, तो बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट की बहुत मॉरल सपोर्ट है।
ये बहुत अच्छी बात है सर. So that was it. Thank you so much for giving us your precious time, and Thank you. we pray for the positive. Thank you. Thank you. And may God bless you all. Thank you so much, sir. Okay. Thank you. Bye.